साथियों नमस्कार। देखिए 72nd बीपीएससी, एईडीओ और 71st बीपीएससी, इन तीनों पे ही हम बात करते हैं क्योंकि देखिए ये एग्जामिनेशन एक साथ आकर के स्लॉट हो गई हैं। अप्रैल के महीने में दो दो एग्जामिनेशन है, 71st बीपीएससी और एईडीओ का। सबसे पहले आपको एईडीओ मिलेगा। आप में से जो लोग, मुझे पता है कि आप में से अधिकतर लोग जानते हैं, 14-15 एक दिन हो जाएगा, मतलब 2 दिनों में एक पहला शिफ्ट है। 17-18 और 20-21 इस तरीके से सामान्य भाषा और सामान्य अध्ययन इस तरीके से रखा गया है, और अगले दिन जनरल एप्टीट्यूड। यही पैटर्न जो है वो तीनों ही शिफ्ट के लिए अपनाया गया है नाउ। और 25 अप्रैल से आपको पता है कि मेंस है, और उसके बाद 26 जुलाई को 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मेल प्राप्त होता है और वो कंफ्यूज है कि हम कौन से एग्जामिनेशन को फोकस करें। देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, कहाँ फोकस करना है, कितना फोकस करना है। इतिहास आप याद कीजिए, बहुत सारे ऐसे मतलब विनर्स रहे हैं जिनके पास फोर्सेस बहुत कम थी और उसके बावजूद भी उन्होंने वो युद्ध जीता। तो जरूरी नहीं कि जिनके पास फोर्सेस बहुत ज्यादा हो वही युद्ध को जीते। आपकी रणनीति डिसाइड करेगी। आप रोज रोज छोड़ दीजिए, आप रोज हर एक घंटे हर आवर पे आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ, आपका समय जा कहाँ रहा है। अगर आप ये मॉनिटर करना शुरू कर दें, आप डेफिनेटली जो है इस एग्जामिनेशन को, तीनों एग्जामिनेशन को हिट कर सकते हो। देखो अधिकतर लोगों का 72nd बीपीएससी होगा और एडीओ होगा, तो इस पे हम लोग पहले बात करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज भी बात कर लेंगे कि आपको फोकस कहाँ रखना चाहिए। पहली चीज मैं आप सभी को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि प्लीज देखिए, ये मैंने सब्जेक्ट्स का नाम लिख दिया है। ये सब्जेक्ट्स आपको 9 सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10। तो दो ये तो हिंदी और इंग्लिश जो है एईडीओ में केवल है, क्वालिफाइंग नेचर का है। 70 सवाल हिंदी का है और 30 सवाल इंग्लिश का है। नाउ ये जो अपने पास 8 पेपर्स हैं, ये कॉमन पेपर है। लोग गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि एईडीओ का करंट अफेयर्स अलग पढ़ेंगे और उसके लिए फिर से अलग करंट अफेयर पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ऐसा करना भी है, अगर अगर आपको ऐसा करना पड़े भी किसी कारणवश, तो आप ये देखिए कि जो कॉमन काम आपने कर लिया है उसके बाद जो चीजें बची हुई हैं सिर्फ उसको कीजिए। कहने का अर्थ है कि आप अपने एफर्ट्स को डुप्लीकेट मत कीजिए। जैसे एक बात लेकिन इसमें होगा कि जो 72nd बीपीएससी आप देंगे तो उसमें थोड़ा इनडेप्थ ज्यादा होगा, क्योंकि आप उस एग्जामिनेशन का नेचर देखिए। उसमें पोस्ट आपको एक तरीके से एसडीएम का है, डीएसपी का है, और दूसरी तरफ जो एईडीओ का पोस्ट है, तो बहुत ज्यादा इन दोनों के पोस्ट में एक डिफरेंस है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। तो जो भले ही बॉडी सेम है, लेकिन जो पेपर का स्तर होगा वो दोनों में डिफरेंस आपको दिखेगा। एईडीओ के क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजियर होंगे, और जो 72nd बीपीएससी में आप जाएंगे तो उस समय जो आपको कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी या जो फैक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, वो थोड़ा आपको इन डेप्थ जाना पड़ेगा। ये क्लैरिटी आप अपने माइंड में रखिए। बहुत सारे छात्रों को मैं देखता हूं कि वो बर्डन के रूप में पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए आप बर्डन के रूप में मत पढ़ाई कीजिए, आप समझदारी विकसित कीजिए। और जितना आप समझदारी विकसित करते चले जाएंगे उतना आपका जो काम है वो आसान होता चला जाएगा। एक और काम कीजिए, आप सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक कीजिए। बहुत सारे लोग सिलोज में तैयारी करते हैं कि मैंने इकोनॉमी का ये चैप्टर पढ़ा तो वो सिर्फ नहीं। आप सोचिए कि उस इकोनॉमी के चैप्टर को आप पॉलिटी से कैसे लिंक कर सकते हैं। क्या वो एग्रीकल्चर आपने पढ़ा तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में भी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में भी दिखेगा। तो इस तरीके से आप चीजों को अगर लिंक करते हैं, अगर बजट में कोई बात आती है तो उसमें भी पॉलिसीज आएंगी। और आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो एग्जीक्यूटिव है तो वो पॉलिसी बनाती है, तो आप थोड़ा सा इनको लिंक कीजिए। अच्छा पॉलिसी बना तो यहां से बना, ये स्कीम आई तो यहां से आई, पहले अमेंडमेंट हुआ था तो इसी स्कीम के लिए हुआ था। आप समझ रहे हैं, मतलब एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से, इसमें दो स्तर पे काम करना होगा, एक इंट्रा सब्जेक्ट और एक इंटर सब्जेक्ट। तो जब इंट्रा सब्जेक्ट करेंगे करेंगे जिसमें मान लीजिए कि आप पॉलिटी के ही दो जो टॉपिक्स हैं उसको आप इंटरलिंक कर रहे हैं। जैसे एक तरफ हमने आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिए और दूसरी तरफ मान लीजिए कि हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं, फिर से आर्टिकल आएगा, गवर्नर आएगा, फिर से आर्टिकल आएगा। तो कहने का अर्थ है कि आप अगर दोनों जगह से भी पढ़ रहे हैं तो इंटरलिंक कर लीजिए, उससे समझदारी जो है वो आपको अच्छी तरीके से विकसित हो जाएगी। फिर आप जाइए इंटर सब्जेक्ट्स पे, कि अगर आप मान लीजिए कि क्वांट का क्वेश्चन लगा रहे हैं तो आप जनरल मेंटल एबिलिटी से जोड़ दीजिए। क्या जीएमए का जो क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, वो बिना बिना मैथमेटिक्स के आप उसको सॉल्व कर पाएंगे? नहीं। बहुत सारे लोग जो है वो इंटरेस्ट मतलब कम लेकर या इंटरेस्ट नहीं, उसको एक बर्डन के रूप में बस ढो रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना कि
यू लिंक विद योर डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। आप जो जीते हैं, हम ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, इसका आंसर आप सबसे पहले ढूंढिए कि आप पढ़ाई कर क्यों रहे हैं। अगर सिर्फ आपको है कि मुझे जॉब चाहिए, तो आपको और आपका इंटरेस्ट नहीं है, तब आपको डेस्परेट होना पड़ेगा कि ये मुझे चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे मेरा इंटरेस्ट इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे चाहिए मतलब चाहिए। अगर मुझे जाने, मान लीजिए कि मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना है, कोई धाम जाना है, और उस धाम से होने वाले जो रास्ते हैं वो बहुत ही कठिन है, तो आपके लिए अलग तो रास्ता बनेगा नहीं। अब आपको जाना है, आप अगर आपको जाना है तो आपको उन रास्तों से होकर गुजरना ही होगा। तो आप ये डिसाइड करो कि हाँ मुझे जाना है, डिसाइड करो, रास्ते चाहे जैसे भी हैं मुझे करना है तो करना है। ना एक और जो गलती लोग करते हैं कि टाइम को मैनेज नहीं करते। मैंने अभी कहा ना कि आप अपना एक एक घंटा कहाँ दे रहे हो मेजर करो। अगर आप 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो तो 16 घंटा कहाँ दिए ये मेजर करो। आपने 16 घंटे में आप कहीं 10 घंटा सोने में तो नहीं गुजार दिए, या कई लोग 6 घंटा सोते हैं, तो 6 घंटा आप सोए तो बाकी का 10 घंटा कहाँ गया। और वो 10 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत इस बात का अफसोस रहता है कि आप स्टूडेंट हैं और ये बहुत ही कम समय के लिए मिलता है। हम इस चीज को समझ नहीं पाते, हमें लगता है अरे हम तो तब से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। वो कर रहे थे आप, वो नॉर्मल पढ़ाई थी, अब आप एक दूसरे जोन में हैं। अब आपको बिल्कुल सीरियस होना पड़ेगा, लाइफ का सवाल है। आगे आप 30-40 साल कौन सा काम करेंगे, और उसके बाद की आपकी जिंदगी इसी से चलने वाली है। तो अगर आप इसको लेकर के अगर सिंसियर नहीं है तो आप छोड़कर कोई और काम कीजिए, लेकिन अगर सिंसियर है तो पूरी तरीके से, डेडिकेटेड तरीके से। एक स्टूडेंट क्या करता है कि एक स्टूडेंट नहीं रह रहा है और वो हर कुछ बन जा रहा है। वो एक अच्छा लवर है, अच्छा एक्टिविस्ट है, अच्छा सोशल वर्कर है, वो अच्छा एक तरीके से फ्रेंड भी है। देखो, सारी चीजें सही हैं, कोई गलत नहीं है अपने आप में, ये चीजें गलत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि आपका टाइमिंग जो है ना वो गलत है। अगर आप एक स्टूडेंट के बजाय इनमें से कुछ भी इस समय बनेंगे ना, एक अच्छे दोस्त बनेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको दोस्त की मदद करने के लिए हर समय तत्पर रहना होगा। और एक दोस्त तो है नहीं, हर किसी के लाइफ में कई सारे दोस्त होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं जो अर्जेंट अगर लगता है कि हाँ दोस्त बीमार है, आप उसमें हेल्प करो। अगर लेकिन लगता है कि नहीं ये काम ऐसा है कि जिसमें दोस्त के यहां हम ना भी रहें तो काम चल जाएगा, हल्का फुल्का बुरा मानने वाली बात है, ठीक है, आप उसको इग्नोर कर दो या दोस्त से कोई बहाने बना दो, बट अपना टाइम निकालो। आप इस चीज को आज नहीं समझोगे, जब समय बीत जाएगा तब आपको याद आएगा। देखो यार, अल्टीमेटली आप देखोगे ना तो कोई साथ रहेगा नहीं। आज आपके जो दोस्त हैं 2 साल पहले वो आपके दोस्त नहीं थे, 5 साल पहले कोई और दोस्त हुआ करता था, आज वो दोस्त नहीं है। तो कहने का अर्थ है आप कितना भी सोशल वर्कर बन लो, लेकिन कल के डेट में अगर आप सफल नहीं हो तो यही दुनिया आपको क्रिटिसाइज करेगी। और मैं एकदम दावे के साथ कह रहा हूं कि क्रिटिसाइज करेगी। अगर आप देख लो नजरें उठा करके, जो लोग तैयारी छोड़ चुके हैं आज वो क्या कर रहे हैं। सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो वही लोग जिनकी आप मदद करने को तत्पर हो आज, कि हाँ दोस्त बुरा नहीं मान जाए या अंकल बुरा नहीं मान जाए, कल के डेट में कहेंगे अरे इतने सालों से तो कर ही रहे हो, करने वाले तो कर ही रहे हैं। तो कुछ भी अभी मत बनो। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका ब्रेकअप हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि सबका नहीं होगा, बट मेरा कहना है कि टाइम का प्रायोरिटी आपको अभी तय करना पड़ेगा। आपका अगर 2 महीना 4 महीना एग्जाम है तो आप इनमें से कुछ भी होना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि इसको आपको मिशन मोड पे काम करना होगा। आप किसी भी अन्य काम में अपने आप को इन्वॉल्व मत कीजिए, क्योंकि आपका जो पीस है माइंड का वो नहीं रह पाएगा। और ये एग्जामिनेशन जो होती हैं, आप सोच के देखो ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, करंट अफेयर्स, साइंस, मैथ्स, क्वांट, इजी नहीं है। इन सब के चैप्टर्स हैं, फैक्ट्स याद करने हैं। आप पॉलिटी लेते हो तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान से लिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया, मतलब कुछ भी। तो ये सारी चीजें आपको जुबान पे रहनी चाहिए। जितना ही आप सोचने में समय खर्च कर दोगे, आप पाओगे कि आप कंपटीशन में उतने पीछे हो गए हो। आप कोई ग्रेजुएशन का या इंटर का एग्जाम नहीं दे रहे हो आप कि उसमें सब लोग पास हो जाएंगे। इसमें वही पास होंगे जिनके जिनके पास क्विक आंसर होगा और सही आंसर होगा। दो चीज आपको डिसाइड करेगी, जितना क्विक आंसर दोगे और जितना सही आंसर दोगे। आप इंटरव्यू पैनल के सामने बैठते हो, इंटरव्यू पैनल देखो, कहने के लिए वो 15 मिनट 20 मिनट इंटरव्यू चलता है, बट मैं ऐसा मानता हूं कि आपको विद इन 5 मिनट्स वो डिसाइड कर लेते हैं कि आपको कितना मार्क्स देना है। किसी किसी केस में एक्सेप्शनल हो सकता है। आप खुद सोच के देखो, आपसे अगर कोई 3 या 4th का बच्चा आएगा, 5 मिनट आप बात करोगे,
लगभग पता लगा लोगे कि इसका क्या रेंज है, और टॉपिक्स पे बात करोगे, ऐसे खेलने कूदने वाली बात नहीं। तो आप पता लगा लोगे कि इसका क्या रेंज है। हम लोग उनके लिए वही हैं, आप समझ रहे हो। हम लोग बोर्ड के लिए चौथी पांचवी क्लास के स्टूडेंट है और कुछ नहीं है, और बोर्ड को आप बरगला नहीं सकते हो आप। मैं कहना ये चाहता हूं कि आप अपनी जो प्रायोरिटी है आप उसको समझो कि अभी आपको क्या करना है। टाइम बहुत कम है, इन टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। 8 से 10 घंटे आपको मिनिमम पढ़ाई करनी है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। नाउ आइए हम इन सब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा, मैं अनुभवों के आधार पर बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो मेल मिलता है कि मेरे से ये नहीं हो पा रहा है, मुझे सबसे ज्यादा ये चैलेंज मिलता है। एक तो कारण भी है, करंट अफेयर सबके लिए नया होता है, हर बार एक्सरसाइज मालूम चलता है कि इस बार इंडिया और बांग्लादेश का एक्सरसाइज यहां हो रहा है, अगले साल वहां हो जाता है। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, इसमें बहुत क्लैरिटी चाहिए आपको एकदम। अगर कोई पूछे कि संप्रति कहाँ हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ हो रहा है। कोई एक्सरसाइज हो, कोई अगर क्रिकेट से संबंधित घटना घट रही है, फुटबॉल से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है, हर चीज, कोई नई स्कीम आई है, उसकी क्या क्या फीचर्स हैं, बिहार सरकार क्या कर रही है। आप सोचो, इतने सारे डेटा आपको याद रखने पड़ेंगे, और एक ही दिन पेपर होता है और उसमें सारा उड़ेलना है, और जो ज्यादा उड़ेल देगा उसका हो जाएगा। तो आप कैसे मतलब रिस्क ले सकते हो इतना बड़ा कि आप इंजॉय करोगे, पार्टी करोगे, सब कुछ करोगे और आपका हो जाएगा, और सामने वाले का जो मेहनत कर रहा है वो नहीं होगा। यहाँ कुछ रूल है ही नहीं। रूल यही है कि आप जितना मेहनत करोगे उतना आप आगे निकलते। एक दिन आप एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, आप सीधे 1,000 लोगों को पीछे छोड़ देते हो, 5,000 लोगों को पीछे छोड़ देते हो। यही रूल है। तो ये चैलेंजिंग है सबसे ज्यादा। इसको करंट अफेयर्स को आप फोकस कर लो। करंट अफेयर्स में करना कुछ नहीं है। आप जहां अगर आप मैगजीन पढ़ते हो तो आप मैगजीन पढ़ लो, लेकिन मैगजीन के साथ दिक्कत ये है कि 2-3 मैगजीन आप करना। ये मेरी बात को आप ध्यान रखना कि अगर आप कोई मार्केट से मैगजीन उठा रहे हो, मान लो आपने स्पीडी को उठाया, तो केवल स्पीडी सफिशियंट नहीं होगा, आपको और भी मैगजीन उसके साथ लेना पड़ेगा। या केवल अगर आप विजन आईएएस कर रहे हो तो वो सफिशियंट नहीं होगा, क्योंकि विजन आईएएस एईडीओ के लिए नहीं बनाया गया है, वो बीपीएससी को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया, राइट। आप हिस्ट्री पढ़ो। हिस्ट्री में आप 2-3-4 चीजों पे बस ध्यान दो। देखो, पर्सनालिटी, जितने क्वेश्चन आएंगे ना, 70% आपको सॉरी क्वेश्चंस जो दिखाई देंगे ना, वो किसी पर्सनालिटी आधारित होंगे। चाहे वो ऑप्शन में पर्सनालिटी होगा या क्वेश्चन में पर्सनालिटी होगा। जैसे कहेगा राजा राम मोहन रॉय, सती प्रथा, या किसी गवर्नर जनरल का नाम दे देगा, वायसराय का नाम दे देगा, या मान लीजिए कि कोई रूल जो मान लीजिए कि शासक रहा है तो उसका नाम दे देगा। दूसरे मुद्दों को समझ लो। जैसे मुद्दे क्या, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो इसका इंपैक्ट नहीं समझना है। जो इंपैक्ट है वो मेंस के लिए है। कंक्लूजन नहीं समझना है, क्रिटिसिज्म नहीं समझना है। हमें क्या समझने हैं कि एक्चुअल जो इवेंट्स हुए वो क्या रहे। तो उन इवेंट्स को समझना है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ, चौरी चौरा कांड के पीछे का बैकग्राउंड क्या था। हमें कथा कहानी प्रीलिम्स में नहीं समझनी है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, क्रोनोलॉजी। आप क्रोनोलॉजी को जरूर देख जाओ। यहां से जो डेट होता है ना, उससे बहुत सारे सवाल आपको डायरेक्टली बनेंगे। नाउ मैप्स में आप फिजिकल मैप जरूर, सबसे पहले सॉरी जो फिजिकल ज्योग्राफी है और फिजिकल मैप है, इसको देखो। पॉलिटिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको काम करना है। सबसे पहले फिजिकल करो, उसके बाद आप ह्यूमन ज्योग्राफी पे आना। खासकर अगर एग्रीकल्चर वाला चैप्टर है तो आप उसको जरूर कर लो ह्यूमन ज्योग्राफी में। जब शुरुआत करो तो जो मिनरल्स के चैप्टर हैं, इस तरह के चैप्टर्स। बाकी ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी, ये 3 आपके एकदम, इनके जो भी चैप्टर्स हैं ये बिल्कुल अच्छे से आपके तैयार होने चाहिए। मैप्स आप देखते रहो, और मैप्स को ना कभी भी उस तरीके से मत देखो कि मैं एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हूँ। कभी भी जैसे खाना खाया या कुछ देख रहे हैं, उस समय मैप उठा के देख लिया। पॉलिटिकल मैप देख रहे हैं कि अच्छा इंडिया यहाँ पे है, चाइना यहाँ पे है, अच्छा ये सीपेक यहाँ से गुजर रहा था, गाजा पट्टी यहाँ पे है, पैलेस्टीन यहाँ पे है, यरूशलेम यहाँ पे है, झगड़ा हो रहा था, अच्छा ग्रीनलैंड यहाँ पे है। मतलब इस तरीके के, वेनेजुएला यहाँ पे है, वेनेजुएला से कौन कौन से कंट्रीज टच कर रहे हैं पूछा जा सकता है, क्योंकि न्यूज में है। तो इस तरीके से आप कर लो। नाउ बिहार स्पेशल बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है, और मेरा मानना है इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसकी पॉलिटिकल सिस्टम को, और बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स, तो ये आप कर लो। करंट अफेयर्स तो हम आपको करा देंगे जिला वाइज, एग्जामिनेशन के पहले करा देंगे, और पूरा जिला वाइज कराएंगे, और यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा, आप वहां से देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो पॉलिटी है उसका 20 चैप्टर्स है, और हम लोग उसको कर भी रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 चैप्टर्स है, जैसे पार्लियामेंट है, सवाल बनता ही बनता है। फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, या फंडामेंटल ड्यूटीज है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है, कहां से लिया गया, फेडरलिज्म है, ये कुछ प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है,
ये कुछ ऐसे 20 ही चैप्टर्स हैं, इससे ज्यादा नहीं है। हम कह रहे हैं 20 भी, मैं ज्यादा बता रहा हूं। इन्हीं से 90% क्वेश्चन आ जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। नाउ जनरल साइंस, देखो जनरल साइंस में भी ना सबका मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, और उन पूरा 71वीं बीपीएससी तक का विद इन अ वीक मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा कि कौन सा एकदम ऑर्डर में, कि कौन सा टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना है बेस्ड ऑन पीवाईक्यू। पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है यार। देखो समझदारी विकसित करने के लिए आप पूरा पढ़ लो, बट फोकस अगर पूरे पे इक्वल रखोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। जैसे अब कैसे समाज में इतने सारे लोग हैं, आप सोच कर देखो कि सरकार सबको इक्वल ट्रीट करे, तो हम क्या जस्टिस ला पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब लोग एक एक बराबर स्थिति में तो है नहीं। जो गरीब है, या जो मान लीजिए समाज में सोशली या एजुकेशनली या इकोनॉमिकली पीछे है, तो उसको क्या करती है सरकार की, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेजियस पोजीशन पे एक्स्ट्रा एडवांटेज देती है और एडवांटेजियस पोजीशन पे रखती है। तो वो करना पड़ेगा, वही काम आपको अपनी प्रिपरेशन में भी करना है। इकोनॉमी में ज्यादा कुछ नहीं करना है। इकोनॉमी में आपको टर्म्स समझ लेने हैं कुछ, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का भी और बिहार का भी। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि इन्फ्लेशन है, तो आपको समझना पड़ेगा इन्फ्लेशन क्या है, टाइप्स क्या है, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट क्या हो जाता है। या जो एक्सटर्नल सेक्टर पे कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह है, 5 ईयर प्लान्स पे और नेशनल इनकम वगैरह पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। यही 4-5 चैप्टर हैं जिनसे सवाल पूछते हैं। पूरा तैयारी करने का कोशिश मत करो, इन 4-5 चैप्टर को बार बार रिवाइज करो और बाकी को एक बार या 2 बार रिवाइज करो, उससे ज्यादा आप मत करो। क्वांट और जनरल मेंटल एबिलिटी ये प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि क्वांट के लिए आप क्या करो, जो आर एस अग्रवाल सर की किताब है उसमें बहुत सारे जनरल मेंटल एबिलिटी के भी आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे, आप वो कर लो, मोर देन एनफ है। और रोज कुछ कुछ प्रैक्टिस करो। और मैं एक चीज आपको बताता हूं कि आप माइंड मैप्स बना करके, मैं 71st डिस्कस करूंगा, तो माइंड में एक रिवीजन होता है। जैसे आप खाना खाए, कहीं घूम रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, बहुत अर्जेंट वर्क है, आएगा ही, कभी बीमार है, तो आप सोए सोए चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करो कि अच्छा संविधान में हमने कौन सी चीज किस कंट्री से बोरो किया। जैसे अगर बात आ जाए कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से ली, तो यूएसएसआर से ली। इस तरीके से तो फिर यूएसएसआर से ही क्यों लिया ड्यूटीज पे? यानी यूएसएसआर में थोड़ी सोशलिस्ट सी इकोनॉमी है, तो जाहिर सी बात है वहां ड्यूटीज पे फोकस होता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ड्यूटीज का हमने बोरो किया अमेरिका से? हो ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिकन जो सोसाइटी है वो लिबरल सोसाइटी है, और लिबरल सोसाइटीज में ड्यूटीज वगैरह पे फोकस नहीं होता है, वहां फोकस होता है राइट्स पे। तो यानी हमने राइट्स ऑफ कोर्स अमेरिका से लिया होगा। तो आप इस तरीके से चीजों को लिंक कर करके, तो अगर एक बार समझ गए इस तरीके का चीज कि यार जब लिबरल सोसाइटी है तो राइट्स पे फोकस करता है, तो ड्यूटीज नहीं ले सकते, तो आप इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हो। नाउ 71st बीपीएससी जो लोग मेंस दे रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है आपके पास 3 जो सूत्र हैं आप इन पे काम कीजिए। वैसे उसके बाद आपके पास हिंदी है, और हिंदी के अलावा आपके पास एक ऑप्शनल है। ऑप्शनल पेपर में आपको कुछ नहीं करना है। मेजोरिटी लोगों का तो मैं देखता हूं कि हिस्ट्री ही है, जहां तक मुझे लोगों ने जानकारी दी है। आप फैक्ट्स देख लो, जैसे कि मान लो ये किताब किसने लिखी, ये घटना कब घटी, इस तरह की चीजें। कोई भी आपका ऑप्शनल हो, जैसे मान लो कि कार्ल मार्क्स है, तो इन इस फिलोसफी को किसने दिया, ये कोटेशन किन्होंने बोला, बस इस तरह की चीजें। इम्पैक्ट बेस्ड चीजों को मत पढ़ो। हिंदी बहुत सिंपल होता है, आप संधि समास, और अगर आप कॉम्प्रिहेंशन जानते हैं करना, और एक एस्से आप जो यहाँ एस्से लिखेंगे उसी से आपका काम बन जाएगा। थोड़ा सा बस एकदम, अगर आप नॉन हिंदी क्षेत्र से होंगे तब आपको थोड़ा सा 1-2 पेपर पीछे का लिख लेना चाहिए, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि इसमें समय देने की जरूरत है। और यहाँ भी जो हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग है, मतलब हमने ही पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, आप उसी को पढ़ लीजिएगा, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। नाउ एस्से का जहां तक बात है, देखो यार एस्से में हम लोग भी शुरू में प्लान बनाए थे कि 40 कर रहे हैं, मतलब जब हमने कोर्स शुरू किया था। बट हमारा ऐसा मानना है कि नहीं, जो स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट है, और बीच में हमने प्लान बनाया कि नहीं 75 करते हैं, और इनफैक्ट 72 के लिए हमने डिसाइड किया कि 99 करते हैं। तो इससे ज्यादा तो आपको करने की जरूरत ही नहीं। मैं पर्सनल बेसिस पे एश्योर कर सकता हूं कि पूरी मार्केट में आपको कहीं भी इस तरह का अगर एस्से मिल जाए तो आप मुझे बताना। जो कोटेशंस, हर एस्से में कोटेशंस हो, एक नेचुरल आपको फ्लो दिखाई देगा, 8 से 9 मल्टीपल डायमेंशंस दिखाई देंगे, आपको क्वेश्चनिंग एटीट्यूड वहां से पता चलेगा, आपको कौन से मुद्दों को किस एस्से में उठाना है, करंट अफेयर्स के भी मुद्दों को शामिल करना है। मुझे नहीं लगता कि टीचर को इससे ज्यादा उम्मीद भी आपसे होगी। तो आप एस्से का, चलो मान लो कि अगर आपने हमारा नहीं देखा, आप जहां से भी कर रहे हैं, कोई बुक आपने ली होगी ऑफ कोर्स, तो उस बुक का आप एस्से को देख लो।
और जरूरी नहीं कि जो एक एस्से का कंटेंट है आप उस एस्से के कंटेंट को एक ही एस्से में यूज करो। जैसे अगर मान लो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का मैं जो कोटेशन है, वेयर द हेड इज हेल्ड हाई वेयर द माइंड इज फ्री, तो ये बार बार हम यूज करते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सल कोट है। या जो गांधी जी का कोटेशन है जिसमें वो कहते हैं कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ नहीं है। मतलब ग्रीड को एक तरीके से दिखाता है कि हमारी नीड को पूरा करने के लिए पृथ्वी के पास बहुत कुछ है। बट ऐसी ऐसी कुछ कोटेशंस हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। या गांधी जी कहते हैं जबकि पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, तो इस तरह के कोटेशंस को आप यूज करो। मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर कहते हैं कि अगर एक जगह पे इनजस्टिस है तो हर जगह जस्टिस के लिए खतरा है। तो इस तरह के कुछ कोटेशंस है जो आप किसी भी तरीके का एस्से में यूज कर सकते हो, आप वो कर लो। अंबेडकर जी का जो कोटेशन है क्या है, मेजर द प्रोग्रेस ऑफ एनी कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ सक्सेस द वुमेन ऑफ दैट कम्युनिटी हैव अचीव्ड। अब तो ये मुझे लिटरली याद हो गई है, इतनी बार यूज किया गया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये आप मेमोराइज कर लो, याद कर लो और समझ लो, और यहीं पे डिसाइड कर लो कि कौन सा एस्से आएगा तो कौन सा कोटेशन आप लिख दोगे, कौन सा आपका फ्लो होगा। वहां जाकर डिसाइड करोगे काम नहीं चलेगा। हमने एस्से की क्लास में ही बताया है कि आपको, और इसीलिए जब एस्से का हम लोग डिस्कशन करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एस्से के डिस्कशन में आपको उसी क्रम में हम लोग डिस्कस करें। ठीक है। GS1 का भी 3 पार्ट है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है और DI है। DI आप प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाइए, उससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, उसको बार बार बनाइए, माइंड में भी बनाइए और देखिए कि आप कहां गलती कर रहे हैं और वहां पे आप काम कर रहे हैं। जो करंट अफेयर्स है, देखो यार, करंट अफेयर्स में अगर हमने ऑनेस्टली बताएं, अगर अपना एनर्जी सबसे ज्यादा अगर कहीं इन्वेस्ट किया है तो वो इसके करंट अफेयर्स पार्ट पे भी किया है। और इनफैक्ट अभी भी जो आज हमने 2 रिपोर्ट्स को आज हमने पढ़ा, तो अभी भी वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट मोर एनर्जी इनटू दैट, तो वो हम कर रहे हैं। और बचा हिस्ट्री का पार्ट, तो हिस्ट्री का पार्ट हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। आप कहीं से भी अगर मान लीजिए कि स्पेक्ट्रम से ही पढ़ रहे हैं तो आप मेंस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से पढ़िएगा। ठीक है, मेंस के हिसाब से आप पढ़ेंगे कि इंपैक्ट हमको लिखना है, बैकग्राउंड क्या रहा था, पॉजिटिव इंपैक्ट लिखेंगे, निगेटिव इंपैक्ट लिखेंगे, वो घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ी थी। और आप इंटरेस्ट जरूर दिखाइए कि इंटरेस्टिंग आपको बातें लिखनी है, इंटरेस्टिंग बात नहीं लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा। नाउ GS2 में आ जाइए, पॉलिटी का पार्ट है। पॉलिटी के हमने आधे करीब चैप्टर्स, आधे से भी कम ही किए हैं, बट पॉलिटी का जो चैप्टर्स बचा हुआ है, आई एम हाईली कंसर्न्ड अबाउट दैट। तो पॉलिटी का हम लोग चैप्टर जल्द कर लेंगे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस में कराऊंगा। बहुत कुछ योजनाएं हैं, बहुत कुछ मैं बोल नहीं रहा हूं, बट हम लोग बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिस करने वाले हैं। लास्ट जो 40 से 50 दिन होगा वो अलग ही अंदाज में चलेगा। ठीक है। और पॉलिटी के अलावा जो ज्योग्राफी है वो करा दिया गया है, आप उसको कर लो। इकोनॉमी है, उस पर ऑलरेडी आपके पास नोट्स है, उसको हम क्लासेस करके समराइज करेंगे। और साइंस एंड टेक पे आपको नोट्स मिल गया है, उसको हम लोग जल्द से जल्द, वीडियोस नहीं मिली है, आई अंडरस्टैंड दैट, और उसको हम लोग कर लेंगे। बाकी एस्से पे तो आपको बहुत सारा एस्से, मुझे लगता है 60+ एस्से जो है अराउंड आपको दे दिया गया है, और बहुत सारे एस्से पे क्लासेस भी लगी हैं। जो भी बचा होगा हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, राइट। अभी अपने पास समय है, जब एग्जामिनेशन एक्सटेंड हो गया तो हम लोग भी उसी तरीके से काम करते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, अन्य जगह भी अगर कहीं फोकस करना है तो कर लेते हैं। ना इसमें करना ये है कि अब नाउ आ जाते हैं थोड़ी सी स्ट्रैटेजी पार्ट पे, कि कई सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि यार मैं क्या करूं। देखो, अगर आपको डेस्परेटली जॉब और सर्विस चाहिए ना तो AEDO पे भी थोड़ा फोकस कर लो। ठीक है, मतलब 3 घंटा डिवाइड कर दो कि यार 3 घंटा मुझे देना है AEDO को। आप ऑलरेडी प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हो यार, आपको क्या दिक्कत है, प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हो, आपके पास आइडिया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सारी का नॉलेज है। बस आपको करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा फोकस कर लो। करंट अफेयर्स हम लोग करा ही रहे हैं, डाल ही रहे हैं, आप उसको बस पढ़ लो। ठीक है। और अगर आप वेट कर सकते हो तो आप बेस्ट देने का कोशिश करो मेंस में। अगर आपको लगता है कि नहीं, परिवार से कोई दिक्कत नहीं है, अभी शुरुआत अटेम्प्ट है, मुझे कोई भी सर्विस नहीं चाहिए, मुझे एकदम अपना बेस्ट ही चाहिए, मैं कहीं जाके एडजस्ट होना नहीं चाहता, तो आप वेट कर लो और सिर्फ 71 के मेंस पे ध्यान दो। बट फिर भी आप यहाँ जाके बैठना जरूर, मतलब छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर आपने फॉर्म भरा है तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपने सोचा होगा तभी भरा है। नाउ लास्ट 40 डेज में डेली 5 आंसर लिखोगे, ये आपको करना ही पड़ेगा और हम इसमें आपकी मदद करेंगे। ठीक है, आंसर को स्ट्रक्चरिंग कैसे करना है, और एक बार हमारा कंटेंट तैयार हो जाए, सारी चीजें हो जाए, उसके बाद हम लोग इसमें करेंगे। अभी भी बहुत टाइम है। लास्ट के अगर 40 दिन आप लिख लेते हो, मैं कहता हूं कि अभी कुछ भी आंसर नहीं लिखा, लास्ट के 40 दिन अभी आपको करना पड़ेगा ये काम। लेकिन अंडरस्टैंडिंग अगर आप ये डेवलप नहीं कर रहे हो तो आप मिस्टेक कर रहे हो। जैसे कि आपके पास कंटेंट डेवलप रोज करो,
कि सीखो, आज मैंने ये सीख लिया, चैप्टर ये तैयार हो गया, इसका कुछ भी पूछ लो मुझे कहीं से, मैं बता सकता हूँ। जुबान पे होनी चाहिए चीजें। स्ट्रक्चरिंग करना सीख लो कि इंट्रो ऐसे रहेगा, बॉडी पार्ट्स में ऐसे जाएगा, कंक्लूजन, कंक्लूजन के पहले क्रिटिसिज्म जाएगा, कंक्लूजन के पहले वे फॉरवर्ड जाएगा, कोटेशंस यहाँ यहाँ जाएगा। कोटेशन ये नहीं कि ऊपर में ही टॉप 4 को कोटेशन लिख दिया, ऐसा नहीं चलता है, वो वैसा नहीं करना है, या 4 कोटेशन नीचे लिख दिया। कोटेशन का एक प्रॉपर स्पेस होता है, भले ही हम 4 ऊपर कोटेशन प्रोवाइड करें, बट आपको स्पेसिंग करनी है, राइट। अगर आपको फ्लो फ्लो बहुत मेंटेन रखना है, देखो टीचर को ना यार उसका काम बोरिंग मत करो। अगर आप लिख रहे हो ना तो ऐसा लिखो ना कि टीचर प्रभावित हो जाए। वो अपना समय दे रहा है टीचर, उसको भी कुछ मजा आना चाहिए, उसकी भी लाइफ में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हो नहीं रहा है, तो आप कुछ ऐसी बातें लिखो ना, ऐसी बातें। और ये कब लिख पाओगे, सारगर्भित बातें आप कब लिख पाते हो, जब आपको नॉलेज होगा, जब आपने चीजें पढ़ी होगी। अगर आप ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पढ़ते हो, अगर आप सोफी रिपोर्ट पढ़ के जाते हो, मान लिया कि डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से नहीं आया, बट आप कहीं भी डिस्कस करते हुए बायस्ड मीडिया इज ए थ्रेट टू डेमोक्रेसी, आप एक ऐसे ही लिख रहे हो, और उसमें जब आप कोट करते हो कि इंडिया का इस तरह से बुरी बुरी मतलब बुरा रैंक आ रहा है, हम बहुत पीछे हैं, पत्रकार हमारे सुरक्षित नहीं है, तो इस तरीके के कंडीशंस को अगर आप दिखाते हो तो वो आपके एस्से को इनहांस करेगा। बोझिल नहीं करना है। जैसे एस्से है, कई लोग क्या करते हैं, इतना फैक्ट डाल देंगे कि जब उनको एग्रीकल्चर का आंसर लिखने को कह दिया जाए तो HYV सीड्स लिखना शुरू कर देते हैं। मैंने देखा है, वो लिखते हैं कि HYV सीड्स होनी चाहिए, सरकार की ये नीति है और सरकार काम कर रही है, APMC मंडी के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। क्या कर रहे हो आप? एससे पेपर का एक अलग डिमांड है, मैं कह रहा हूं हर पेपर का अलग डिमांड है। ऑप्शनल में आपसे आप मुझे अगर सेम क्वेश्चन दोगे और बोलोगे कि ये पॉलिटिकल साइंस जीएस का, जैसे मान लो आपने मुझे क्वेश्चन दिया फेडरलिज्म का, यूपीएससी ने 2016 के जीएस सॉरी जो एससे पेपर है उसमें फेडरलिज्म पे पूछ रखा है एससे। आप उस क्वेश्चन को देखो, उसी क्वेश्चन को यूपीएससी ने ऑप्शनल में भी पूछा है और उसी क्वेश्चन को यूपीएससी ने जीएस में पूछा है। मैं कह रहा हूं तीनों क्वेश्चन को लिखने का जो अंदाज होगा वो बिल्कुल अलग होगा। ये अगर जो बच्चा करना नहीं जानेगा या नहीं जानेगी, वो समस्या में फंस जाएंगे। देखो मेंटल मैप्स आप बना लो, थिंकिंग करना शुरू करो।